नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन के कायाकल्प के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने के लिए गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की। डेटा और साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गूगल ने देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल पूर्वी लद्दाख के चुशुल में। केरल में सोने की तस्करी के मामले में 2 मुख्य आरोपी 8 दिन की एनआईए हिरासत में और सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम में लड़कियां एक बार फिर लड़कों से आगे। समाचार संध्या के अंक में अपनी सहयोगी लवली निगम के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोग प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से तालमेल बिठा रहे हैं और उसे अपना रहे हैं। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री मोदी और सुंदर पिचाई ने विशेषकर भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने कृषि में सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में सरकार के हाल के उपायों के बारे में भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने ऐसी वर्चुअल प्रयोगशालाओं का विचार रखा जिन्हें छात्रों के साथ साथ किसान भी उपयोग कर सकें। डेटा और साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कंपनियों को ज्यादा भरोसेमंद तकनीक के लिए प्रयास करने की जरूरत है। ऑनलाइन शिक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान, मातृभाषा में प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने, खेलों में स्टेडियम जैसा वर्चुअल अनुभव और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में प्रगति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने शिक्षा, अध्ययन, डिजिटल भुगतान जैसे कई क्षेत्रों में गूगल के प्रयासों के बारे में जानकर खुशी प्रकट की। सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री को नए उत्पादों और भारत में गूगल के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। श्री पिचाई ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के बारे में गूगल के प्रयासों के लाभ का जिक्र करते हुए बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब के शुभारंभ का उल्लेख किया। उन्होंने कोविड-19 के बारे में विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराने और जागरूकता फैलाने में गूगल के प्रयासों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम उठाकर कोविड महामारी से भारत की लड़ाई की बहुत मजबूत आधारशिला रखी। श्री मोदी ने गलत सूचनाओं से निपटने और आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी देने में गूगल की सक्रिय भूमिका की सराहना की। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने आज भारत के डिजिटीकरण कोष के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। गूगल फॉर इंडिया इवेंट के अवसर पर श्री पिचाई ने कहा कि ये कदम भारत के भविष्य और इसके डिजिटल अर्थव्यवस्था में कंपनी के विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह निवेश मुख्य रूप से भारत के डिजिटीकरण के 4 प्रमुख क्षेत्रों में होगा। इससे हर भारतीय को मातृभाषा में सस्ती और सुलभ जानकारी मिलेगी। भारत की अनूठी जरूरतों के लिए नए उत्पादों और सेवाओं का निर्माण होगा। डिजिटल परिवर्तन में लगे व्यवसायों को सशक्त बनाया जा सकेगा तथा शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाया जा सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि डिजिटल इंडिया द्वारा जारी डिजिटल परिवर्तन से देश में डिजिटल विभाजन घटा है और नवाचार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जेएम ट्रिनिटी डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने भारत के डिजिटल परिदृश्य को बदल दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के लिए गूगल के 6ठे संस्करण के अवसर पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार, यूपीआई, जीएसटीएन और आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं और इस सफलता के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। The way Indian digital products from digital payment to JAM Trinity Jandar Aadhaar Mobile to direct benefit transfer sending billions of dollars and saving billions of dollars from being appropriated by fictitious claimants. All this is changing the digital narrative of India of digital inclusion.
from Aadhaar to UPI to GSTN to Ayushman Bharat, all are operating on digital platforms developed by homegrown innovative technology by Indians. With this benchmark of success, India's moment has arrived. श्री प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के प्रयोग से भारतीयों का जीवन बदल रहा है और डिजिटल इंडिया से भारत के गांवों में बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नए मेक इन इंडिया में डिजिटल उत्पादों के निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने भारी निवेश और भारत में नवाचार तथा सूचना और डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए गूगल के प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें वर्ष 2016 की खरीफ फसल के बाद से पीएमएफबीवाई की चुनौतियों और वर्तमान 2020 के खरीफ फसल मौसम के लिए कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक योजना से अवगत कराने के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों को किसानों के भुगतान दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रीमियम सब्सिडी जारी करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्रीमती सीतारमण ने सुझाव दिया कि जहां विशेष रूप से सब्सिडी लंबित है और खरीफ 2020 में योजना को लागू नहीं कर रहे हैं, ऐसे राज्यों के साथ कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इससे किसानों के सभी लंबित दावों का जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित हो पाएगा। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल पूर्वी लद्दाख के चुशुल में होगी। हमारे संवाददाता ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि इस बैठक में मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटने की प्रक्रिया के दूसरे चरण के बारे में बातचीत की जाएगी। चीन आमने सामने के टकराव की कई जगहों से पहले ही सेना हटा चुका है। चीन ने पिछले एक सप्ताह में फिंगर 4 की रिज लाइन में भी सैनिकों की संख्या कम की है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज जम्मू पठानकोट क्षेत्र के अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और वर्तमान सुरक्षा स्थिति और तैनात सेना के परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। सेना अध्यक्ष को परिचालन संबंधी तैयारियों, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और आंतरिक सुरक्षा मामलों पर जानकारी दी गई। उन्होंने अग्रिम क्षेत्र की यात्रा के दौरान फॉर्मेशन कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत की। थल सेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम उल्लंघन और आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी एजेंसियां लगातार समन्वय के साथ काम कर रही हैं और विरोधियों की छद्म युद्ध की नापाक कोशिश को विफल करने के लिए आगे भी इसी तरह काम करती रहेंगी। सेना प्रमुख ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिमी कमान के सैनिकों को संबोधित किया और उनके मनोबल की प्रशंसा की। उन्होंने देश के दुश्मनों के किसी भी दुस्साहस को विफल करने और स्थिति पर नियंत्रण के लिए भारतीय सेना की क्षमताओं पर पूरा विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के खिलाफ ऑपरेशन नमस्ते का समर्थन करते हुए पश्चिमी कमान के प्रयासों की भी प्रशंसा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कोच्चि में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने केरल सोना तस्करी मामले के मुख्य अभियुक्तों स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को 21 जुलाई तक 8 दिन की एनआईए की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। एनआईए ने अदालत को बताया कि आरोपियों ने अपने अपराध के दौरान संयुक्त अरब अमारात के दूतावास की मुहर और प्रतीक चिन्ह की नकल का इस्तेमाल किया
तथा तस्करी के सोने के आभूषणों के लिए नहीं बल्कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया था। ये गिरोह 2019 से सोने की तस्करी में लिप्त था। एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून 2019 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। एफआईआर में सरिथ पीएस, स्वप्ना सुरेश, फाजिल फरीद और संदीप नायर को आरोपी बनाया गया है। कल अदालत में स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इन आरोपियों को एनआईए ने शनिवार को बेंगलुरु में हिरासत में लिया था। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल ने अशोक गहलोत सरकार के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया है। राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज जयपुर में संपन्न हुई। अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार उस समय संकट में आ गई थी जब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने खुले विद्रोह का ऐलान किया था। श्री पायलट ने दावा किया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है और 30 से अधिक कांग्रेस विधायक उनका समर्थन कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में जादुई आंकड़े 101 से ज्यादा विधायकों का समर्थन दिखाकर सरकार सुरक्षित होने का दावा किया है। दूसरी तरफ सचिन पायलट भी अपने पास 2 दर्जन से ज्यादा विधायक होने की बात कर रहे हैं। गहलोत सरकार फिलहाल सुरक्षित नजर आ रही है, लेकिन संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कांग्रेस कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच होटल में ठहराया गया है। सचिन पायलट के प्रति कांग्रेस के नरम रुख की भी यही वजह मानी जा रही है। पायलट की बगावत के बावजूद कांग्रेस ने अभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। कुल मिलाकर अब सारी नजरें सचिन पायलट के रुख पर टिकी हैं, जिन्होंने पिछले 2 दिनों से चुप्पी साध रखी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। कांग्रेस विधायक दल ने आज पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त सदस्यों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की। बैठक में कांग्रेस के अलावा राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय ट्राइबल पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायकों ने भी भाग लिया। कांग्रेस ने दावा किया कि उनकी सरकार को पूर्ण बहुमत प्राप्त है और वो 5 साल तक कार्य करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने बागी मंत्रियों और विधायकों से पार्टी विधायक दल की बैठक में भाग लेने की अपील की। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मीडिया को बताया कि भाजपा पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और शीर्ष नेतृत्व आवश्यकता पड़ने पर उचित निर्णय लेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन के कायाकल्प के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने के लिए गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की। डेटा और साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गूगल ने देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता कल पूर्वी लद्दाख के चुशुल में। केरल में सोने की तस्करी के मामले में 2 मुख्य आरोपी 8 दिन की एनआईए हिरासत में और सीबीएसई की 12वीं कक्षा के परिणाम में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कियों से बाजी मारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 5.5 लाख से ऊपर हो गई है। अब तक 5,53,471 रोगी ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने की दर 63.01% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 18,850 रोगी ठीक हुए हैं। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने आज बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 28,701 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ ही कुल संख्या 8,78,254 हो गई है। इस समय 3,01,609 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 500 लोगों की मौत के साथ ही देश में मृतकों की संख्या 23,174 हो गई है। अब देश में मृत्यु दर 2.63% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
आईसीएमआर के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 2,19,103 नमूनों की जांच हुई है। देश में अब तक 1,18,06,256 नमूनों की जांच हुई है। परिषद देश में जांच सुविधा बढ़ाने के लिए निरंतर सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दे रही है। अब तक कुल 1,200 जांच केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 852 सरकारी और 348 निजी प्रयोगशालाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए श्रीनगर जिला प्रशासन ने चिन्हित कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय श्रीनगर में पिछले 2 सप्ताह के दौरान कोविड-19 मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद लिया गया है। श्रीनगर जिला प्रशासन ने आज से शहर के 88 नियंत्रण क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। क्षेत्रों को बंद कर दिया गया है और सभी प्रकार की गतिविधियों को अधिसूचित क्षेत्रों में रोक दिया गया है। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने कहा कि कोविड-19 मामलों की वृद्धि के मद्देनजर श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी प्रतिबंधों के लिए नियंत्रण क्षेत्रों को बनाने की आवश्यकता थी। उन्होंने शहर के अधिसूचित नियंत्रण क्षेत्र में प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने में लोगों के सहयोग की मांग की है। इस बीच घाटी के कुछ उपायुक्तों ने भी अपने अपने जिलों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रतिबंधों की घोषणा की है। आकाशवाणी श्रीनगर से सुनील कौल। महाराष्ट्र में पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ क्षेत्र में आज मध्य रात्रि से 23 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मराठवाड़ा के लातूर जिले में भी 15 से 30 जुलाई तक लॉकडाउन रखने की घोषणा की गई है। पुणे में मध्यरात्रि से 2 चरणों में लॉकडाउन शुरू होगा। आधी रात से शुरू होने वाले पहले चरण में 18 जुलाई तक मेडिकल शॉप्स, डेयरियां और अस्पताल खुले रहेंगे। वहीं 19 से 23 जुलाई के बीच दूसरे चरण में मेडिकल शॉप्स, डेयरियों और अस्पतालों के साथ आवश्यक सेवाओं को भी अनुमति दी जाएगी। कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि के बाद जिला प्रशासन ने ठाणे के कुछ हिस्सों में भी फिर से तालाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। ठाणे शहर में भी 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। मुंबई के बाद ठाणे और पुणे में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस ने हाल ही में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण पाने में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी की प्रशंसा की है। इस रिपोर्ट में हम धारावी की सफलता की कहानी सुनेंगे, जहां लगभग 10 लाख लोग रहते हैं और उन्होंने किस तरह कोविड-19 पर काबू पाया, जो कि दुनिया के लिए एक उदाहरण है। एक रिपोर्ट। विभिन्न स्तरों के एक ठोस दिशा में किए गए प्रयासों की वजह से मुंबई के सबसे घनी आबादी वाले धारावी में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर नियंत्रित हुआ है। धारावी इलाके में कोरोना वायरस के खिलाफ की लड़ाई को जीतने के लिए पुलिस, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ से लेके सफाई कर्मचारी, संसद सदस्य, विधायक, राज्य प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारी सभी ने एकजुट की अनूठी पहल दिखाई। कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए विभिन्न उपायों को यहाँ चलाया गया, जो धारावी मॉडल के नाम से उभर आया। आज राज्य के अन्य जगहों पर कोरोना को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार इसी धारावी मॉडल का अवलंबन कर रही है। कुणाल शिंदे के साथ निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। झारखंड में 1 जुलाई से अब तक कोविड-19 के 1,345 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,788 हो गई है। पिछले 13 दिन में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या दोगुनी होकर 18 हो गई है। आज 2 और लोगों की मौत हो गई। इस बीच भावनाथपुर के विधायक भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या पाई जाने के कारण बिहार से आने वाली 2 विशेष ट्रेनें पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस और टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस को आज से अगले आदेश तक के लिए रेल मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। अन्य राज्यों से झारखंड में प्रवेश करने के लिए सीमावर्ती जिलों के चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया गया है।
वहीं प्रवेश बिंदुओं पर वाहनों के ई पास की अनिवार्य जांच की जा रही है। कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या के साथ राज्य में स्वस्थ होने की दर घटकर 61% रह गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 9 मौतें भी दर्ज की गई हैं। प्रधान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले हर एक व्यक्ति को संस्थागत संगरोध में रखने और उन पर कोरोना परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु शहरी, दक्षिण कन्नड़, धारवाड़, बेल्लारी, उडुपी और कलबुर्गी जिलों में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है। आज सभी जिलों के प्रशासन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए विशेषकर बीदर जिले में मृत्यु दर कम करने पर ध्यान देने को कहा। बीदर जिला देश में सबसे अधिक मृत्यु दर वाले 5 जिलों में से एक है। उन्होंने प्रशासन से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी होने की स्थिति में अनुबंध आधार पर और कार्यकर्ता नियुक्त किए जाने को कहा। बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण जिलों सहित जिला प्रशासनों मंगलुरु और धारवाड़ में भी 1 सप्ताह से 10 दिन का लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। राज्य के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि लॉकडाउन कड़े दिशा निर्देशों के साथ लागू होगा और इनका उल्लंघन करने वालों से कड़ाई से निपटा जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे उन निजी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने वायदे के अनुसार सरकार को अपने अपने अस्पतालों में 50% बिस्तर आवंटित नहीं किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य की मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को कहा कि वह कंटेनमेंट जोन्स पर कड़ी निगरानी बरते, समाज के उन वर्गों को खोजे जो कोविड के चपेट में आ सकते हैं। कोविड रोगियों को तुरंत एम्बुलेंस और अस्पताल में बिस्तर मुहैया करवाने पर भी गौर करने को कहा। राज्य में ज्यादा से ज्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने को कहा। संचार मंत्री लक्ष्मण सवदी जी ने जानकारी दी है कि लॉकडाउन के पहले बेंगलुरु छोड़ने वालों के लिए राज्य सार्वजनिक बस निगम की ओर से आज और कल 1600 बसों की सेवा आरंभ की गई है। आज दोपहर तक लगभग 12,000 लोग बेंगलुरु के बाहर अपने गंतव्य की ओर निकले। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। चेन्नई में कोविड-19 संक्रमित पुलिस कर्मियों में से 72 पूरी तरह ठीक होकर ड्यूटी पर लौट आए हैं। आज एक समारोह में शहर के पुलिस आयुक्त महेश कुमार अग्रवाल ने उन्हें प्रशंसा पत्र प्रदान किए। इस बीच तमिलनाडु में आज 4,328 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,42,000 से अधिक हो गई है। हालांकि 3,000 से अधिक लोग स्वस्थ होने के बाद घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 66 मरीजों की मृत्यु के साथ ही मरने वालों की संख्या 2,000 से अधिक हो गई है। राज्य में स्थानीय निकाय मंत्री एसपी वेलुमणि ने कहा कि चेन्नई में अपनाए जा रहे रोकथाम के उपायों को राज्य के अन्य शहरों में भी अपनाया जाना चाहिए। उधर केरल में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आज 449 नए मामलों की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण से आज 2 लोगों की मौत होने से अब तक मरने वालों की संख्या 33 तक पहुंच गई है। कोरोना महामारी के कारण आजकल लोग ऐसी जगहों पर चीजों को छूने से परहेज करते हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। इस समस्या का निदान तलाशते हुए आईआईटी कानपुर के इमेजिनियरिंग प्रयोगशाला विभाग ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। इसका नाम शुद्ध रखा गया है। एक रिपोर्ट। स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर यानी शुद्ध नामक इस उपकरण में 15 वॉट की 6 यूवी लाइट वाले बल्ब हैं, जिन्हें दूर बैठकर चलाया जा सकता है। शुरुआती शोध में ये सामने आया है कि इस उपकरण से 10 बाई 10 के एक कमरे को कोरोना वायरस से मुक्त करने में महज 15 मिनट लगते हैं। इस उपकरण की स्पीड और स्थान को अपने स्मार्टफोन से ब्लूटूथ के जरिए बदला जा सकता है। विभाग के डॉक्टर अमनदीप सिंह ने बताया, शुद्ध एक स्मार्टफोन ऑपरेटेड उपकरण है जिसको आप स्मार्टफोन से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 6 लाइट्स लगी हैं, 360 डिग्री इसको रोटेट किया जा सकता है। हमें उम्मीद है ये प्रोडक्ट भी हमारे देश में से कोरोना को मिटिगेट करने में बहुत ही लाभदायक रहेगा। शुद्ध के जरिए भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे अस्पताल, होटल, मॉल, दफ्तर और स्कूलों को कोरोना वायरस से मुक्त करने में मदद मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में
कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों को अपने घरों में रहने और हाथों की स्वच्छता का पालन करने की सलाह दी है। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। The coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर रात 9:30 बजे से विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे आज इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आप 011-233-1444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार आतंकवादियों का सुराग मिलने पर अनंतनाग पुलिस, राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने घेराबंदी और तलाश अभियान चलाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बोर्ड ने ये परीक्षा परिणाम आज घोषित किए। लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग 6% बेहतर रहा। इस वर्ष 88% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक हैं। तिरुवनंतपुरम क्षेत्र का प्रदर्शन 97.67% के साथ सर्वश्रेष्ठ रहा, जबकि पटना क्षेत्र का स्थान 74% के साथ सबसे नीचे रहा। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट cbseresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 तथा अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उधर चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 26 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। पूरब चलें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1-2 बार वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 23 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, हालांकि दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शहर में आसमान साफ रहेगा, हालांकि दोपहर और शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है तथा गरज के साथ बारिश हो सकती है। और मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, हालांकि दोपहर या शाम को
आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन के कायाकल्प के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने के लिए गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की। डेटा और साइबर सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गूगल ने देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता। कल पूर्वी लद्दाख के चुशुल में केरल में सोने की तस्करी के मामले में 2 मुख्य आरोपी 8 दिन की NIA हिरासत में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।